नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, दर्शकों, श्रोताओं, ये आप सुनते होंगे आजकल एक नया दौर चला है। एक व्यक्ति आता है, आती है, एक माइक रहता है, पीछे कुछ अजीब सा अंधेरा सा पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, जो भी कहिए उसको, वो होता है। और उसके साथ सामने कुछ सिर दिखाई देते हैं, केवल सिर दिखाई देते हैं, उनके चेहरे नहीं दिखाई देते रहते हैं। और ही हु होता है, कुछ चुटकुले सुनाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये स्टैंड अप कॉमेडी है। विदेश की टट्टी खाने में माहिर हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं है। तो हमने वहां से जो स्टैंड अप कॉमेडी का रूप लिया है, वहां का व्यंग, वहां की धार, वहां का ह्यूमर, हमने सब कुछ छोड़ दिया। वहां की टट्टी हमने ले ली और हमने उसको पूरे शरीर में लगाकर और लपेट दिया है। और उसके कुछ एक नाम हमारे पास आए हैं, जिनमें से कुछ हैं मुनव्वर फारूकी, प्रणीत मोरे, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। आप कहेंगे कि ये टट्टी है तो फिर इस पर चर्चा क्यों हो रही है? आप कहेंगे कि टट्टी है तो साहब आप देख क्यों रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं साहब क्योंकि हमें देखने वाले आप 500 लोग हैं, लेकिन उन लोगों को देखने वाले 5000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, और हो सकता है कि 5 करोड़ लोग भी। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वो नई पीढ़ी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन, इन दो के बारे में हमारे साथ जो अतिथि बैठे हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और इन्होंने बार बार नेटफ्लिक्स और अमेजन के गठजोड़ पर और वो क्या परोस रहे हैं उस पर बातचीत की है। स्वागत करेंगे संदीप कुमार सिंह का, लेकिन पहले थोड़ी सी भूमिका और बांधूंगा मैं, पहले थोड़ा सा हारमोनियम और बजाऊंगा, क्योंकि उसके बाद आज मैं केवल सुनूंगा और आप लोगों को भी अपील करूंगा कि ध्यान से सुनिएगा। जिस समय रैना को पूरी दुनिया को थू थू करके भगा देना चाहिए था, और दुनिया ने भगाया भी, क्योंकि पिछले सीजन में उसके शो में रणवीर अलाहाबादिया नामक एक नीच समय रैना नाम के नीच दूसरे नीच पर गया था उसके शो पर, और उन्होंने माँ पिता के बारे में ऐसी अभद्र बातें की थी कि वहां रात में क्या होता है, उसमें संभोग के दृश्य में तुम देखोगे या पार्टिसिपेट करोगे, और उस पर खीखी ही ठीठी बजा था। उसके पहले मुनव्वर फारूकी भगवान राम और सीता के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर चुका है। सब पर एफआईआर है, सब पर मुकदमे दर्ज है। लेकिन इस देश का कानून और इस देश का सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते ही हैं। हमारे देश के माननीय अभी छुट्टी पर हैं, कुछ लोग शिमला में होंगे, कुछ लोग भूटान में होंगे, बर्फीली हवाओं पर, यूरोप में भी कर रहे होंगे, कुछ लोग यूरोप में भी होंगे, क्योंकि थक जाते हैं काम करते हुए। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार 6 बजे शाम तक काम कर लिया तो वो सुर्खियां बन गया था कि देखिए देखिए हमारे सीजेआई साहब कितने काम वाले हैं। हम लोग जेएनयू में मजाक में कहते थे कि तुम यार कितने कामुक हो। कर्मठ को हम लोगों ने कामुक बना दिया था। हालांकि आज मैं अगर कामुक चला दूं तो कामुक भी चल जाएगा, क्योंकि आजकल भाषा की ऐसी तैसी करने की जिम्मेदारी सब ने ले रखी है, क्या ही पत्रकार, क्या ही स्टैंड अप कॉमेडी। अंग्रेजी के कुछ कॉमेडी शो में देख रहा था संदीप भाई सर, उनका ह्यूमर, उनका ये, और लोग ये कह सकते हैं कि देखिए अंग्रेजी में है तो इसको बड़ा मजा आया। नहीं साहब, आप सचमुच देखिए, वो एक अलग स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि वहां गंदगी नहीं होती, वहां तो डार्क ह्यूमर के नाम पर ये अति सामान्य है। उसी डार्क ह्यूमर को, जो सस्ता ह्यूमर है, उसको ये लोग ले आए हैं। और अब वही समय रहना नेटफ्लिक्स पर है, जहां आधे मियां आधे हिंदू महेश भट्ट की आधी या पूरी मियाइन बेटी आलिया भट्ट उसकी बगलगीर है और अल्फा की टोपी पहने हुई है। इसके पहले अभी प्रणीत मोरे नाम का एक छिछोरा 350 की बिरयानी के बदले में स्त्री को भोगने की बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने 350 का निवेश किया तो मेरा कुछ तो अधिकार बनता है। ऑडियंस में तालियां। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड नाउ ओवर टू यू। सर, मुख्य बात यह है कि आपने एक नाम लिया आलिया भट्ट का, उसकी फिल्म आ रही है अल्फा, ठीक है, वो वही YRF की यूनिवर्स से आ रही है। प्रमोट करने के लिए वह जाती है लेटेंट शो पर। तो हमें अचानक याद है कि लेटेंट शो तो बंद हो गया था, क्योंकि वो समय रैना का शो था और समय रैना के साथ में
रणवीर अलाहाबादिया और 4-5 और इस तरीके से। वो सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया वाला सेगमेंट वायरल हुआ था, पर वो घटियापन वहां पे हर प्रकार के स्टैंड अप लोग बैठ के कर रहे हैं। और वहां और करते क्या थे, घटिया बातें कर रहे हैं, ठीक है चलो, और कुछ और लोगों को उठाकर जमीन से उठाकर स्टार बना देने का कार्यक्रम वहां चल रहा था। तो यह है कि नई पीढ़ी, नई खेप तैयार की जा रही है स्टैंड अप कॉमेडियंस की, वहां पर बिठाकर एक जो अच्छा परफॉर्म करेगा। और वहां से कुछ और निकली भी है, एक आपकी पटना की लड़की है शरण वर्मा करके, वो निकली है, अचानक से वो स्टार हो जाती हैं कि आई एम अ बिहारी, इस तरीके से उनका यूट्यूब, ठीक है। और होता क्या है, शुरू में टैलेंट दिखता है और शनै शनै इन पर सबको एजेंडाबाजी करना ही पड़ता है, अन्यथा आप स्टैंड अप की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे इस समय, एक समय बॉलीवुड में आप सेकुलरिज्म या विदाउट जिहादियों के संरक्षण के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे, आज भी बड़ा मुश्किल है। वैसे ही स्टैंड अप की दुनिया में आज इन्होंने यह बना लिया। स्टैंड अप शुरू हुआ था राजू श्रीवास्तव जी जैसे लेजेंड्स के माध्यम से, सुनील पाल जी जैसे लेजेंड्स के माध्यम से। और आज भी जब सुनील पाल जी, जब या ये लोग कहते हैं कि गाली गलौज मत किया करो, तो यही जो नई यंगस्टर्स हैं ये कहते हैं वो तो बुड्ढा पागल है, मतलब चूंकि वो थोड़े से राष्ट्रवादी मोड के भी हैं या कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, खड़ी बातें बोल देते हैं, तो उनको भी आदमी गरिया देता है, जबकि भैया उसे उन्हीं लोगों के किए हुए काम का आज तुम लोग खा रहे हो, ठीक है। जैसे दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की तो भारत की पौराणिक इतिहास कथाओं से ही की, उसी को देखने के लिए जनता जाती थी, उसी से ऑडियंस बनी सिनेमा की। और बाद में जैसे ही ये वहां पर पारसी थिएटर और लाहौर वाले और यहाँ उर्दू दां और ये बंगाली लोग पहुंचे, फिल्मिस्तान स्टूडियो, वो उन्होंने दादा साहब फाल्के को भगा दिया और वो वाके फिर बनारस उनको रहना पड़ा, और जीवन अंत में मतलब बड़ा अच्छे से नहीं गुजरा उनका। खैर, जिसने 100 से ज्यादा फिल्में बनाई, आज यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा की संततियां जो है एंजॉय कर रही हैं, दादा साहब फाल्के की संततियां कहाँ है? कमिंग बैक टू दिस, क्योंकि जिहादियों का कब्जा, तो स्टैंड अप पर भी शुरू हुआ कायदे की हिंदी क्लीन कॉमेडी से, टीवी पर पूरा परिवार साथ देखता था। सबको राजू श्रीवास्तव जी के स्टैंड अप एक्ट से याद है, क्या वह कॉमेडी कंटिन्यू नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, पर कब्जा किसका हुआ? कब्जा हुआ ऑल इंडिया बकचोद नाम का एक ग्रुप था, 4 लोगों का, तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, आशीष शाक्य, रोहन जोशी। इन लोग के इंस्टाग्राम पे भी कई बार बहुत घटिया कमेंट इन लोग के वायरल हो जाते हैं कि अरे यार कितने वाहियात लोग। ये लोग सब पता क्या करते थे, ये लोग शाहरुख खान और सैफ अली खान ने फिल्म फेयर अवार्ड देते थे, कॉमेडी करते थे, जहां सुशांत सिंह राजपूत का, अनिल नितिन मुकेश के नाम का और सबका मजाक उड़ाते थे लोग, ये दोनों जिहादी। ये शोज लिखते थे ये चारों, तन्मय भट्ट इत्यादि, यूट्यूब से पहले। फिर उन्होंने ऑल इंडिया बकचोद किया, ठीक है, कुछ स्केचेस लाए, कुछ बनते, कुछ कॉमेडी हुई, यूट्यूब ने इनको, यूट्यूब एज अ कंपनी ने इनको पूरा सपोर्ट किया, पूरा इनको स्टूडियो दिया, सब कुछ किया, अपने शोज में इनको पूरा होस्ट किया। मतलब यूट्यूब ने भी पीछे से, हम सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेजोन की बात करते हैं, यूट्यूब भी स्वयं में बहुत बड़ा जिहाद, मतलब ये CIA का एजेंट है सर। क्योंकि किसी भी फोन में जो सबसे पहला ऐप, जो सबसे मुफ्त ऐप है, वो है यूट्यूब। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किसकी है? यूट्यूब की। बाय डिफॉल्ट आता है, हमको लगता है कि तो आता ही आता है। क्या कंटेंट परोसना शुरू करता है? भाई बच्चे हैं, एंटरटेनमेंट देखेंगे ही देखेंगे, कॉमेडी स्पेस। आखिरी बार आपने कब कोई बढ़िया कॉमेडी सीरियल देखा था? नहीं। एक कोई कभी बढ़िया शानदार कॉमेडी फिल्म देखी हो? याद भी नहीं। पुरानी फिल्में याद आती हैं, पुराने सीरियल ही याद आते हैं। ये आदमी पुराना सीरियल ही देखता है जिसमें हजार हजार एपिसोड बने FIR के, एक गंदा शब्द कहीं नहीं था। मैं रिसेंट कॉमेडी सीरियल, लिखने वाले लिख सकते थे, फिर उसके बाद में खैर भाभी जी घर पे आ गया, फिर उसके बाद वो उस मोड में चला गया। पर आज भी कॉमेडी के लिए बहुत स्पेस है। ऑफिस ऑफिस के भी सारे एपिसोड आप देखिए, आपको आज भी मजा आएगा देख के। तो और पूरा देश जो है मीम्स कल्चर पे ही चल रहा है, तो क्या कॉमेडी नहीं हो रही है? हो सकती है, करना चाहोगे तो क्लीन कर लोगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये बच्चे गाली गलौज करते हैं, तो तन्मय भट्ट इत्यादि ने किया रोस्ट, रोस्ट नाम का शो किया। अच्छा एक बात पता है सर, तन्मय भट्ट और ये जितने ये सब है ना, इन सब की पैदाइश कहाँ से है? केजरीवाल का राइट हैंड मैन था विजय नायर, जो जेल में भी बंद हुआ लिकर स्कैम में। उसने कंपनी खोली थी ओनली मच लाउडर, OML। वो इन टैलेंट्स को उठाता था, प्रमोट करता था, पुश करता था, जो इस प्रकार का वोक एजेंडा परोसते हैं। जी सर। टैलेंट शब्द पर घोर आपत्ति, कड़ी राजनाथ। ठीक सर, मतलब इस प्रकार की अपनी मानसिकता के लोगों को जो लेखक या कॉमेडी करना चाहते हैं, पर एजेंडा हमारा परोसे। अब इस एजेंडा क्या क्या है?
तो फिर इतिहास पे आ जाते हैं कि फिर उसने किया रोस्ट, तन्मय भट्ट ने, उसमें भी फिल्मी कलाकार पूरे सब पूरे बॉलीवुड ने बैठ के उसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की, उस विधा को जो वहां पर चलती है वहां। और रोस्ट का वीडियो आज भी शायद यूट्यूब पे हटा लिया गया हो, उससे एआई भी बंद हो गया। इतना ज्यादा उसको जो है बैकलैश मिला समाज की तरफ से, तब तक समाज भी जागृत हो गया था ट्विटर पे, फेसबुक पे कि ये क्या गंदगी है भाई, कि करण जौहर अपनी माँ के सामने बैठ के घटियापन की बातें कर रहा है। पूरा परिवार बैठा था, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, सब बैठे हुए। वही महेश भट्ट जिसका फिल्म फेयर के कवर पे अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए किसिंग सी फोटो रहा, और 90 के दशक में आया, और उसमें ये लिखा था कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शादी कर लेता। भैया इस्लामिक तो है, ये है, कर सकते हैं, खोपड़ी वहीं से आई होगी, पाकिस्तान से उनके बहुत गाने आते थे। और बाकी बेटा तो डेविड हेडली के साथ पकड़ा ही गया था, खैर वो एक अलग कहानी, 26/11 में क्या रोल था क्या नहीं था, आरएसएस की साजिश बता रहे थे। तो ये सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां बैठी थी, रणवीर सिंह भी था, अर्जुन कपूर था, सब थे, और इन लोगों ने जो घटियापन परोसा, उसको मेन स्ट्रीम करने का प्रयास किया। गाली खाए, एआई भी बंद हुआ, बंद तो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन वो पीछे चले गए। अब उन्होंने नए नए चेहरे आगे करने शुरू किए। कैसे किए? नेटफ्लिक्स ने, अमेजोन ने इनको दिया कॉमिक स्थान, और इन्होंने कॉमेडी का वो करा, कंपटीशन करवा के अपने जैसे लोग और नए नए बनाए। अब इसमें क्या है सर, इंसेंटिवाइज कैसे करते हैं? कुछ दिन पहले रवि गुप्ता नाम के कॉमेडियन है, अमिताभ बच्चन के केबीसी पर भी पहुंचे, और बड़े 4-5 कॉमेडियन इस तरीके के केबीसी पर लेके गए लोग। ठीक है, न सिर्फ केबीसी, कपिल शर्मा शो पर भी समय रहना गया था। जब ये इसका लेटेंट शो बंद हुआ है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद इन लोगों ने उस जनता का मजाक उड़ाया जो कह रहे थे कि भाई ये गलत है, आप ये घटियापन नहीं कर सकते। उस जनता का मजाक बकायदा कपिल शर्मा शो पर बैठ के इन्होंने उड़ाया। रवि गुप्ता जाते हैं केबीसी पर, वो कहते हैं, कॉमेडी कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी के सामने, तो कहते हैं, और अच्छा कॉमेडियन है, बताओ आप देखेंगे तो आपको हवा नहीं लगेगी, क्योंकि कॉमेडी जो है ना सबसे ज्यादा मीठी छुरी है, कहां तक जाती है पता भी नहीं चलेगा। आप एंटरटेन हो रहे हैं, कब आपके दिमाग जहन में एजेंडा चला गया है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी बताता हूँ, उसका क्या नाम है, कमिंग बैक टू दिस। तो रवि गुप्ता जाते केबीसी पर, वो कहते हैं कि पहले मेरे माँ बाप समझ नहीं पाते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कॉमेडी कर रहा हूँ, स्टैंड अप करता हूँ, क्या करता हूँ, ये है वो है। वो लोग कहते थे बेटा आर्टिस्ट निकल गया, कुछ रुपए मजाक कर अपने माँ बाप पे। फिर कहते हैं कि फिर मैंने उन्हें पैसे देना शुरू किया तो उनको ठीक लगने लगा। है तो ये कॉमेडी, पर एक्चुअली बात यही है कि इनको फिर पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, और ये यंगस्टर्स जो है 1-1 साल 2-2 साल में करोड़पति हो जाते हैं। समय रैना के और प्राइवेट जेट से चलते हैं इन लोग के सर, लंदन में, यूरोप में, ये भारत को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया टूर, और इनके बड़े बड़े टूर्स होते हैं। ये लाखों, आपने 5 को, आपने सही कहा, लाखों की ऑडियंस तो ये हॉल और स्टेडियम में भरते हैं। म्यूजिक स्टार और सिंगर क्या परफॉर्म करेगा जो इनके परफॉर्मेंसेस होते हैं? जाकिर खान है और भी लोग हैं। जो गाली गलौज नहीं कर रहा वो क्या एजेंडा परोस रहा है? माँ बाप को गाली आप दे सकते हो, माँ बाप से आप बहस कर सकते हो, माँ बाप ठीक नहीं है, वही आजादी आपका ठीक नहीं है, मतलब आपको आजाद रहना चाहिए। आप इनके स्टैंड अप्स में कहीं भी फैमिली वैल्यूज को पुश करते हुए, प्रमोट करते हुए नहीं देखेंगे। जी सर। एक उसी शो में एक बालिका भी दिखी थी मुझे, अब उसको बालिका कहना तो अपमान होगा, औरत, एमबीबीएस के डॉक्टर, नहीं नहीं, जो नाम अपना द रेबल की रखती है, और उसने अपनी माँ के वजाइना को लेके और पता नहीं कैसी घटिया बातें की थी। और फिर उसने ये कलावा, मतलब आप कलावा अगर काट लो, और कोई एक बड़ा एक रॉक कंसर्ट होता है दुनिया का सबसे बड़ा, मैं भूल गया उसका नाम, और उसमें जाने के लिए वो कलावा ऑन कैमरा काट रही है। तुमको जाना है, तुमको कलावा काटना है, तुमको बुर्का पहनना है, ये सब तुम कर सकती हो, लेकिन दर्शकों आपको ये बताने का मेरा केवल ये एक एजेंडा है, और अधिकतर बातें संदीप भाई से सुनाने का, कि ये कोई भी चीज एकांगी नहीं होती है, और कोई भी चीज ऐवे नहीं हो जाती है। हर एक चीज के पीछे एजेंडा है, और एजेंडा है हिंदू द्रोह का, एजेंडा है परिवार को तोड़ने का, एजेंडा है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है परिवार हिंदुओं की, उसको बर्बाद करने का, चाहे वो एलजीबीटीक्यू झंडा चलाना हो,
चाहे वो लिव इन को एकदम नॉर्मलाइज कर देना हो, 6-6 साल 7-7 साल रहने के बाद, चाहे वो बॉडी काउंट को बढ़ाना हो कि हम तो 150 के बाद ब्याह किए, कियारा आडवाणी जी बोल देती हैं। दीपिका जी गोदी में बैठे हुए रणवीर के, आजकल वो राष्ट्रवादियों के या हिंदूवादियों के बड़े प्रिय हुए हैं रणवीर जी, नंगा पुंगा, वो भी फोटो सेशन करवा चुके हैं। लेकिन खैर चलिए, घर वापसी किए हैं, कब तक किए रहते हैं पता नहीं। उनके इसमें बोलती हैं उसी मोगिया करण जौहर के शो में कि मैं किसी और के साथ भी होती थी तो मेरा दिमाग रणवीर के साथ होता था। वाह, ऑडियंस में तालियां। लेकिन यहीं पर मैं कहूंगा कि शेखर सुमन का भी एक शो अभी शुरू हुआ है, आपको वो भी देखना चाहिए कि किस तरह परिष्कृत हास्य भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शेखर सुमन भी विशाल ददलानी को बुलाने पर बाध्य होते हैं। शक्तिमान मुकेश खन्ना जो बहुत गाली गलौज किए थे समय रैना को, कल से उनका एक ऐड आ रहा है एआई फीचर फोन का। किस मुंह से शक्तिमान आईना देखोगे, किस मुंह से भीष्म पितामह, इतनी गाली गलौज की थी तुमने यार, और फिर उसी समय रैना के साथ चले गए। कितना पैसा मिला होगा यार, कितना, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना मिल गया होगा यार। तुम जीवन के आखिरी चरण में हो, 66-67 साल के हो गए हो, 2-4 साल में भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, और महाभारत किए हो। एक आध लाइन अगर डायलॉग के ही पढ़ लिए होते तो याद हो जाता। संदीप भाई, अब इस पूरे रायते को आपको समेटने की जिम्मेदारी आपकी है, कंक्लूजन कीजिए इसका प्लीज। कंक्लूजन ये है सर कि ये जो हमारी यंग जनता है, जो भोली जनता है, आज भी अगर बॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड ध्वस्त हो चुका है, बॉलीवुड के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से अब वो एजेंडाबाजी नहीं चल पा रही है, क्योंकि वो पुराने चेहरे ध्वस्त हो चुके हैं, नए चेहरे पैदा किए जा रहे हैं। और उस जॉनर में एंटरटेनमेंट के नाम पर, तो कॉमेडी एक बड़ा सशक्त जॉनर है, हास्य, उसमें जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे लेखन में एक बार वामपंथियों का कब्जा था, तो आजकल का लेखन या आजकल का कंटेंट कोई किताबें थोड़ी पढ़ रहा है, लोग यूट्यूब पे रील देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और इसी प्रकार का कंटेंट पुश किया जा रहा है, जिसमें गांजा फूकना, माल फूकना, वीड फूकना इत्यादि इत्यादि पर ऐसी चर्चाएं होती, लगता है कि जो नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है। और इसीलिए आपको ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो जंतर मंतर है, और ये तो पार्टी भी नहीं है पॉलिटिकल, ये तो बस एक ट्विटर हैंडल है जिसने कुछ लोगों था, और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मेकिंग हो रही है जंतर मंतर पे। ये आप किसी को लग रहा, किसी को कोई गलत फहमी में है कि वहां पे सिर्फ 1000 लोग हैं इसलिए फ्लॉप है, नहीं, वहां से कंटेंट बन रहा है और वो लाखों करोड़ों बच्चों के पास जा रहा है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। इसीलिए वहां बच्चे आ रहे कहने की सिस्टम गलत है, प्रॉब्लम। कॉमेडी करते करते देश की सरकार बदल देने का सबसे बड़ा उदाहरण है जेलेंस्की, जिसने यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया। उसने एक सीरीज बनाई जिसमें वो बना कि मैं टीचर हूं, मैं तो देश की सरकार से परेशान हूं, ऐसा वैसा है। उसके बाद वो पूरी सीरीज बनी सर्विंग द पीपल करके। उसमें उस सीरीज में ये दिखाया गया कि वो टीचर था, फिर वो पॉलिटिक्स में, वो कॉमेडी चल रही, वो फुल फ्लेश कॉमेडी शो है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, और प्रेसिडेंट बनकर उसने कमाल कर दिया, जैसे अनिल कपूर का नायक है, जैसे केजरीवाल को प्रस्तुत किया गया। और जेलेंस्की ने एक्चुअली में जब देश का राष्ट्रपति बने तो क्या किया, आज तक चुनाव नहीं होने दिए वहां पे, अपने ही विपक्ष के सारे लोगों को मरवा चुका है। यूक्रेन में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, बाकी यूक्रेन का तो जो हाल किया सो किया ही किया। हमारे यहाँ कॉमेडियन, यस, हमारे यहाँ भी एक कॉमेडियन भगवंत मान है, यस, नहीं तो वो पियक्कड़ है, दारूबाज है। अच्छा, इन लोग की सक्सेस ने बड़ी, पहले तो कॉमेडियन ही था। मैं कह रहा हूँ सर कि इन लोगों के माध्यम से होता क्या है ना, कि इन लोगों का जीवन, अगर कॉमेडियन हो या फिल्म स्टार हो या एक्टर हो या कलाकार हो, कोई भी इस तरीके, इन लोगों को खुद नहीं पता उनको सफलता कब मिलेगी, कभी नहीं पता होता। और ये जितने लोग स्टेबल काम कर रहे होते हैं, कम से कम जीवन में अपना घर परिवार चला रहे होते हैं, ये उनको बहुत कोसते हैं कि तुम लोग ठीक नहीं हो, कॉर्पोरेट जॉब शोषण करती है। अरे भाई, तुम्हारे कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में कितना शोषण होता है लोगों का, हमें नहीं पता है। बॉलीवुड में, मीडिया में, या जो मुंबई में शोषण होता है, वो हमें नहीं पता है। वो असली शोषण है। कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं, अरे हमने एक रोल के लिए 1000 बच्चों का ऑडिशन किया। अभी एक सीरीज आई सपने वर्सेस एवरीवन, किस प्रकार से एक्टर्स का शोषण होता है या क्या होता है, थोड़ा मोड़ा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसमें भी वही है कि भाई तुम्हारा ड्रीम है तो तुम लगे रहो। भाई
जहां पर अनसक्सेसफुल होने की गारंटी 100%, सक्सेसफुल होने की गारंटी भगवान जाने पता नहीं कब किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो सक्सेस मिलेगी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है आज के समय में? 10 साल 5 साल काम हुई रहे, हीरो बने, अब ऐसी फिल्में आ रही कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही सबका हाल होता है। आप टैलेंटेड हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी, अनुपम खेर ने मैक्सिमम सिटी नाम की किताब में, सुकेतु मेहता की, वो भी बहुत बड़ा वामपंथी, लेकिन एक समय में एक किताब लिखी मैक्सिमम सिटी मुंबई के लिए, तो उसमें अनुपम खेर ने कहा कि ये यहाँ मुंबई में हर एक सफलता के पीछे 10,000 असफलताएं। सबकी कहानी यही है कि हम, सबको लगता है कि मैं ट्रेन पे, कई लोग तो कहानी बनाते हैं कि मैं वहां सोया था। शोषण करने के लिए इन कहानियों को ग्लैमराइज किया जाता है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। अरे प्लीज हार्डवर्क प्लीज करना पड़ता है कि इसका स्ट्रगल करना प्लीज पड़ता है? जी सर। प्लीज प्लीज मैं शोषण की एक दो कहानी बता दूं। हम्म। शाहरुख जी ने बहुत शोषण करवाया और बहुत स्ट्रगल किया। शाहरुख जी हम्म। कौन थे? उनके परिवार का इतिहास निकालिए। माताजी पूरे दिल्ली में केरोसिन तेल का डीलर थी। पिताजी 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 केरोसिन तेल के डीलर हाँ थे, और माताजी, वो भी कांग्रेसी कोटे से, जब जी। मिलता नहीं था कोटा। और माताजी और जज थी उनके साहब। जी, और उनके चाचा ताऊ सब देख लीजिए। कहने को तो महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, जो सीधे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सिफारिशी खत लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गए थे। बड़ा संघर्ष किया है उन्होंने भी। टेबल पर सोए हैं, बेंच पर सोए हैं। जी सॉरी मैंने। और जब तक हिट नहीं हो गए तब तक फिल्में फ्लॉप होती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। जी ये था कि जब तक हिट नहीं हुए, सर सैफ अली खान 12 साल फ्लॉप रहा है। अमिताभ बच्चन की तो 12 फिल्में फ्लॉप रही हैं, और जब अमिताभ बच्चन ने सक्सेस हासिल की तो अद्भुत सक्सेस हासिल की, अपने काम में कमी नहीं की। सैफ अली खान ने कौन सा ऐसा झंडा गाड़ा था कि 12 साल तक लगातार उसको फिल्में मिलती रही, फ्लॉप होता रहा फिर भी फिल्में मिलती रही। और उसकी पहली हिट फिल्म आई थी सिंगल हम तुम, और सैफ अली खान ने उसके बाद कौन से काम कर दिए शानदार, कि पद्मश्री उठा के दे दिया गया था 2008-9 में। और स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया भैया, स्ट्रगल तो सबने ही किया, ऐसा थोड़ी नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया, क्या बात कर। फिर कमिंग बैक टू स्टैंड अप्स, तो ये जो कॉमेडी विधा को पकड़कर इस पे वामपंथी और अमेरिकन, अच्छा इनमें क्या है, गाली गलो, बच्चों में नॉर्मलाइजेशन करना कि आप माता पिता से बदतमीजी से बात कर सकते हैं, आप माल फूक सकते हैं, और आप आपस में मल्टीपल पार्टनर्स रख सकते हैं, और आप अगर अपने कॉर्पोरेट जॉब में है तो आपको असंतुष्ट रहना चाहिए, असंतोष पैदा करने का भी कार्य करते हैं। ये सारा ह्यूमर के फॉर्म में चल रहा है। आपको घूमना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ बचपन से क्या सिखाया जाता था कि जितनी चादर उतने पांव पसारने चाहिए। आजकल चादर छोड़ दीजिए, आदमी तौलिए में ही जो है, मतलब रुमाल बस मुंह पे रखता है, और बाकी पांव पसार के एकदम दुनिया घूम रहा है ईएमआई के बल पे। और वही कि अगर परिवार का साथ देना है तो वो ठीक बात नहीं, वो तो तुम ममाज बॉय हो। ये सब बाहर के कंसेप्ट लाके यहाँ पे डाले जा रहे हैं, परिवार तोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ मेलुक भाई। एक इन्वेस्टर से मुंबई में कुछ दिन पहले पूछा गया, बड़ी पब्लिक में पूछा गया उससे, इन्वेस्टर समिट थी पता नहीं क्या था, तो उनसे पूछा गया कि आने वाले 10 साल में आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ग्रोथ की उम्मीद है? तो उसने बोला ओल्ड एज केयर, वृद्ध लोगों का केयर का जो सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, हमने उसमें पैसे लगा। तो ये लोग सिर्फ पैसा लगा के थोड़ी छोड़ देते हैं, ये लोग सेक्टर बनाते हैं। जो आपके यहाँ घर में खाना बन रहा है उसको ये लोग एज अ कमर्शियल वेंचर देखते हैं कि अगर यही खाना आपके यहाँ परिवार में बाहर से आने लगे, इस पर आप पैसा खर्चा करने लगे, माँ न बनाए खाना तो, या घर में आपको आपके माता पिता के द्वारा खाना ना मिले, आप बाहर से मंगाएंगे, तो क्या होगा, ये कमर्शियल वेंचर के रूप में तब्दील हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगी। हर चीज इकोनॉमी नहीं होती। जो माँ बाप की सेवा कर देना, सेवा क्या करना है, नॉर्मल बैठना है यार, जीने जीवन जीने उनके साथ, इसमें कौन सी बहुत आफत आ रही है। पर इस कंसेप्ट को असंतोष में बदल दिया जाता है कि अरे नहीं, जो महिला आजकल आ रही हैं, बहू आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं लोग की फिल्मों के माध्यम से, कि मैं घर छोड़ के आ रही हूँ तो तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो। अरे ये कौन पुश करवा रहा है कि दोनों माँ बाप जो है, लड़का लड़की के बूढ़े माँ बाप अकेले ही रहें, या उनकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर रहे, या अस्पताल रहे, या कोई रहे, बच्चे छोड़ के कोई भी सेवा करे, बच्चे नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों वाला निस्वार्थ होता है, उसमें कोई कमर्शियल वेंचर नहीं। और सेवा क्या करनी है? आप छोटे थे तो आपको क्या छोड़ दिया गया था सड़क पे? किससे करवाई जा रही थी आपकी सेवा? माँ बाप कर रहे थे ना।
तो ये तो जीवन चक्र है भाई। और जो आदमी खुद बुढ़ाता है ना, अभी एक सुहासिनी मूले हैं, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट रही है सर, लगान हाँ हाँ पिक्चर में हाँ आमिर खान की माँ का रोल किया था, हाँ हाँ। कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट है, 60 साल की उम्र में शादी की है, शादी। क्यों बहन? आशीष 60। विद्यार्थी, आशीष विद्यार्थी। वो तो मैं कह रहा हूँ वो सब दूसरी तीसरी शादी वाले। सुहासिनी मूले 60 साल की उम्र में पहली बार शादी की है। क्यों? अब क्यों याद आ रही है शादी की? पार्टनर क्यों याद आ रहा है? जीवन भर तो ज्ञान जब दे रही थी कि सब कुछ बढ़िया जब है। सब कुछ बर्बाद कर दिया तो समझ में आ रहा है। ये अपने जब सब बुढ़ापे कुछ में समझ में बर्बाद कर आता है। और दिया। उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, क्योंकि पूरा इनका फेमिनिस्ट वाला एजेंडा। आप देखिए, कभी भी फेमिनिस्ट आपको बूढ़ी, बहुत बूढ़ी फेमिनिस्ट नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी तो वो अपनी शादीशुदा पारिवारिक जिंदगी में बहुत खुश होगी। ये जो बच्चियां हैं ना, जो बैठ के इसमें स्टैंड अप कॉमेडी में माँ बाप को गाली दे रही हैं, इतनी प्रिविलेज्ड है, इतने माँ बाप, इनके माँ बाप ने इतने प्यार से इनको पाला है, तभी ये यहाँ पहुंच के ये बदतमीजी कर रही है। और इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको मेरे माँ ने मेरे पे अत्याचार किया, मेरे बाप ने मुझे अत्याचार किया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब के सब बहुत प्यार से पाले गए बच्चे हैं, जो यहाँ पहुंच के ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये माँ बाप को आप गाली दे सकते हो, कर सकते हो, वो कर सकते हो, बिकॉज प्रिविलेज है। परेशानियों का अता पता नहीं लगने दिया गया। परेशानी पता चलती तो बात अलग हो जाती फिर। तो फिर जी जीवन में इन सब बातों पर ध्यान नहीं जाता। कमिंग बैक, ये पूरा समय रहना ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने कुछ दिन पहले उनको कमबैक कराएगा यूट्यूब पे, आई एम अलाइव। उन्होंने यह भी कहा, मैं उसकी कॉमेडी से हर बात पे गाली, उसकी मिमिक्री करने वाले भी गाली देते ही देते, वो एक अलग बात है। गाली हम दोस्तों यारों में भी चलती रहती है, पर उसको जैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना, वो एक अलग बात है। समय रैना ने आई एम अलाइव करके एक यूट्यूब शो किया, उसमें यह बताया कि हम कश्मीरी पंडितों ने अगर गन नहीं उठाई तो ठीक किया, सही किया। जमीन छोड़ने के बाद भी दम यह है कि हम आज भी हम हैं भाई। वो आप हिंदू भारत के अंदर रहते हैं ना, कि जहां पर हिंदू लड़ रहा था इनसे और इनको फैलने नहीं दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग थे, महाराणा प्रताप जैसे लोग थे, उत्तर प्रदेश में कई लोग थे, योगी जी थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में जान देने वाले कारसेवक थे, बाला साहब ठाकरे थे ना, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण दिया था। ऐसे लोग थे जो लड़ रहे थे, तब आप लोग बचे हो। वरना आपने तो, मैं सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, ये बंगाल का हाल है, ये पंजाब का हाल है। और उसके बाद इसी भाव को ये कहना कि नहीं नहीं अहिंसक भाव बेहतर है, आपने ऐसी तैसी करा ली, समझ में नहीं आया। उसके बाद जो है, ठीक है, आप निकल आए हो। विधु विनोद चोपड़ा इत्यादि बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, वो खुश है कि हाँ भाई चलो ठीक है, जीवन में आगे बढ़ गए। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इन लोगों को पुश किया जाता है, ऐसे चेहरे बनाए जाते हैं क्योंकि इनसे एजेंडा रखवाया जा सके सामने। जी। तो तो दर्शकों, ये पूरा इन लोग का एक तंत्र है, और इसमें अमेजोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सब सब शामिल हैं। नए नए आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन। और बताऊं क्या, लोग कहेंगे कि राष्ट्रवादी कॉमेडियन नहीं है, हैं। किंग पोलो करके एक लड़का है, एक हमारे नितिन रिवाल्डो थे, आप नितिन रिवाल्डो का देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। एक तो शानदार कॉमेडी करते थे वो। जितने स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, ये एआईबी वाले और विपुल गोयल, जो आज के सीनियर स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका गुरु था वो। और बंदा आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ था, उसको ऐसा साइडलाइन किया गया कि आपको गायब मिलेगा। उसके यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब ने डाउन कर दिए। एकदम वेल रिसर्च्ड यूट्यूब वीडियोस शानदार बनाए थे। ऑप इंडिया पे भी काम करते कुछ दिन उन्होंने। आज के डेट में गायब। ऐसे साइडलाइन किया जाता है, किसको चढ़ाया जाता है, किसको बिठाया जाता है, ये तो हम लोग भाई बेहतर जानते हैं क्यों। तो थोड़ा सा बच्चों को देखें, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जानने का प्रयास करिए, बस और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत सत्य बताने का प्रयास करिए। दर्शकों, आपको यह वीडियो हमने थोड़ा लंबा जानबूझकर बनाया है, क्योंकि इस पर लगातार घंटों बोलने की जरूरत है और सोचने की, समझने की जरूरत है। आपके कहाँ कहाँ प्रहार हो रहा है। कभी भी आप उस तत्व को प्रमोट नहीं कर सकते हैं जो आपके परिवार को खा जाए, आपके विरासत को खा जाए, आपकी नई पीढ़ी को खा जाए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ भी काम की बात हुई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब इसे, हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं तो वो रेजोनेट करती है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड लगा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, और आप अपना स्नेह और प्रेम हम पर बनाए रखें। फिर किसी अगले वीडियो में अगले विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए जय जय सिया राम।